इस्लामाबाद टॉक्स मुकम्मल हो गई। कुछ नुकात के ऊपर पेश रफ्त और कुछ नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि बातचीत का सिलसिला टूट गया या उससे निकला कुछ नहीं, क्योंकि ये वो दो ममालिक हैं जो 1979 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में आकर आमने सामने बैठे हैं। तो 47 ईयर्स के बाद जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक मुखासमाना रवैया दोनों के माबैन रहा हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो, अमेरिका उसके ऊपर जाके बमबारी कर चुका हो, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर चुका हो, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर वो दो मुल्क बैठ के कुछ नुकात के ऊपर एग्री कर लेते हैं और 21 आवर्स की जो लिखा है उन्होंने कि तवील आपस में बातचीत का सिलसिला भी चला, तो ये बज़ाते ख़ुद काफ़ी बड़ी कामयाबी है। इसको आगे चलना चाहिए। उम्मीद यही है कि इसका फ़ेज़ 2 आएगा, जल्दी आएगा, और ये जो राब्ता साजी शुरू हुई है पाकिस्तान की वसातत से, इसके अंदर सऊदी अरेबिया और चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और टर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इजिप्ट भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सिलसिला आगे चलेगा, यही तवक्को है, ज़्यादा उम्मीद यही है, और दुआ भी यही है कि आगे चले और कामयाबी से हमकिनार हो। दोनों मुल्कों के पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। पाकिस्तान ने किसी की कनपटी पे बंदूक रख के ला के यहाँ नहीं बिठाया, ना अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर सकता है। अगर वो इतना तगड़ा और इतना उसके पास वसाइल सब कुछ होने के बावजूद खार्ग आइलैंड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खोल सकता होता, तो 40 रोज़ के अंदर खोल के घुस जाता अंदर। वो नहीं कर सका। अंदर जाना क्या नामुमकिन है? अंदर जाना मुमकिन है, लेकिन अंदर जाके जाने गंवाना वो लाजिम है। अंदर जाएंगे तो जाने भी जाएंगी। खार्ग आइलैंड में घुसना मुमकिन है, बिल्कुल जा सकते हैं अंदर, लेकिन रोज़ाना बॉडी बैग्स उठाने पड़ेंगे, उसके बगैर वहाँ रुक नहीं सकते। यूक्रेन के पास एक ऐसा ही जजीरा था, स्नेक आइलैंड के नाम से, रूस ने कब्ज़ा कर लिया, बाद में छोड़ना पड़ा क्योंकि रोज़ाना बॉडी बैग्स उठाने पड़ते। तो यही सूरत हाल खार्ग आइलैंड की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की भी है। 25-30 किलोमीटर है, कहाँ जाके छुप के बैठेंगे? अगर इतने तगड़े जवान होते तो ले जाते अपने शिप्स और अंदर जाके बैरी बेड़ा खड़ा करके वहाँ रुक जाते। नहीं गया अमेरिका ने क्या किया? उसने कहा कि ईरान ने तो बंद की हुई थी, पहले रोज़ कहते थे खोलो खोलो खोलो, नहीं खोलोगे तो छोड़ूंगा नहीं, गाली के भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अपने इत्तेहादियों को भी कहा कि मेरे साथ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को खुलाओ। अब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं खोलते, ना खोलो, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को ही ब्लॉकेड कर दिया कि ना यहाँ कोई शिप आएगा ना जाएगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन सबसे बड़ी इस वक्त चाइना के लिए। चाइना खार्ग आइलैंड जो तेल प्रोड्यूस करता है उसका 90% जो है वो जा रहा है चाइना को। और इस तमाम अरसे में 40 रोज़ के दौरान भी जब सब कुछ हो रहा था, हॉर्मोज़ के रास्ते भी बंद थे, ईरानी तेल बदस्तूर चाइना जा रहा था। तो क्या चाइना चुप सादे बैठे रहेगा या मज़ीद सपोर्ट करेगा ईरान को किसी भी शक्ल में, मिसाइल प्रोग्राम की शक्ल में, मज़ीद ड्रोन की शक्ल में, या उन रडार्स की शक्ल में जिन्होंने इंफ्रारेड यूज़ करते हुए F-35 को भी डिटेक्ट कर लिया। F-35 जिसके मतलब अमेरिका को बहुत बड़े बुलंदबांग दावे थे कि ये तो किसी को नज़र भी नहीं आएगा और बमबारी करके हम सब कुछ तबाह करके आ जाएंगे, वो उनका जहाज़ भी तबाह हो गया। F-15 उनके तबाह हो गए, F-16 तबाह हो गए। क्या ईरान इस पोजीशन में है कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे? नहीं कर सकता। क्या अमेरिका इस पोजीशन में है? कर सकता होता तो 40 रोज़ में कर देता। अब सिर्फ सूरत हाल ये है कि इसराइल की ज़िद है, इसराइल के अज़ाइम है इस इलाके में, और उसकी खातिर अमेरिका इस जंग के अंदर कूद पड़ा है। अब अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। एक तो बहुत बड़ा मसला हॉर्मोज़ का है जो 28 से पहले खुली थी, अब बंद है। अमेरिका उसका हल चाहता है, ईरान अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहेगा। उसको ये भी पता है कि हॉर्मोज़ की ताकत कितनी है, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हॉर्मोज़ के बाद दूसरा बड़ा जो इशू है वो मेरी ज़ाती तजिया कह लें, न्यूक्लियर सारे कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हिजबुल्ला या लेबनान या सीरिया, ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिसका हल चाहता है ईरान, उसके बगैर किसी एग्रीमेंट पे आएगा नहीं। और तीसरा बड़ा इशू न्यूक्लियर वाला है जिसके स्टॉक पाइल्स का कौन बंदा रखवाला होगा, IAEA होगी या कोई दोस्त मुल्क होगा। रूस की तरफ से भी ये खबर चल रही है कि रूस ने कहा है कि वो संभालने में मदद कर सकते हैं, हो सकता है वो। और इसी तरह एनरिचमेंट लेवल सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से 3-4% है या 12-14% है, उसके ऊपर कैप करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा एटमी हथियार बनाने की अमेरिका इजाज़त नहीं देगा, और शायद ईरान इसके ऊपर रजामंद भी हो जाए। अगर उसके ऊपर सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो अनफ्रीज़ कर दिए जाते हैं, तो ईरान इस चीज़ों से दस्तबरदार भी हो सकता है। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। कभी इम्कान यही है कि ये अगला मरहला जल्द आना चाहिए। अगर दोनों तरफ गुड सेंसेस, गुड ब्रेन काम कर रहे हैं तो जल्दी अगला मरहला आना चाहिए। अगर क्रेज़ी अप्रोच हो, क्रेज़ी माइंडसेट हो, जो बाज़ औक़ात ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से नज़र आता है। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ, ये भी ट्रंप साहब की सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई है। इसकी मैं वजाहत नहीं करूँगा, तस्वीर देख के आप इसको खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इस तरह का माइंडसेट होगा तो फिर बाज़ औक़ात हल मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, दोनों फ्री, ईरान भी और अमेरिका भी, दोनों को ज़रूरत है इस वक्त एक अरेंजमेंट की, तो दोनों को आना चाहिए, दोबारा इस्लामाबाद में आके बैठना चाहिए।
अगर गारंटर्स चाहिए इस इलाके से, आज भी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई और आई एम श्योर इसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है बैक चैनल में सऊदीज़ और ईरानियों का रब्ता कराने में। तो सऊदीज़ को भी इंगेज कर लें, चाइना के साथ पाकिस्तान ने बात की है, चाइना को ला के बिठाएँ, चाइना को इंगेज कर लें एंड गो हैड, आगे चलें और किसी बातचीत को नतीजा खेज बनाएं।